बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ौक अहमद। मैं हूँ जवेरिया जैद। ज़ौक, आज के न्यूज़ रूम में भी सबसे पहले हम उसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कब होंगे। आम इंतखाबात को लेकर सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था और मुलाकात की भी दावत दी थी, लेकिन ख़त के जवाब में ना मिलने का फैसला हुआ। उसके बाद सदर मुमलिकत ने वफाकी वजारत कानून व इंसाफ को भी ख़त लिखा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी ख़त पे वजारत से राय मांगी। ख़त मौसूल हो गया है और अब वजारत कानून व इंसाफ के ख़त का जायज़ा लेने और कानूनी राय देने के लिए इजलास भी बुलाया गया है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मुशावरत हो रही है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की आज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा न्यूज़ रूम में तोशाखाना केस में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, तमाम अदालती कार्रवाई से आपको आगाह करेंगे और समाअत अब पीर तक मुलतवी होने की क्या वजह बनी, इस पर भी बात होगी। मईशत की सूरत हाल, डॉलर की उड़ान और कराची में बढ़ते क्राइम और उनकी वजूहात और सद्देबाब पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ खेल के मैदान में नसीम शाह ने जो है वो कल एक बार फिर हिस्ट्री रिपीट की है और एक मैच विनिंग इनिंग्स उनकी जानिब से खेली गई है, उस पर भी बात होगी। और ये बात करेंगे कि अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान तीसरा मैच भी जीत जाता है तो फिर पाकिस्तानी टीम के नाम कौन सा अहम एजाज भी आ जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आम इंतखाबात कब होंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो सवाल है जिसका जवाब गुज़िश्ता कई महीने से कोशिश की जा रही है। अब कुछ चीज़ें वाज़े तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कानूनी और आइनी चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ीद वाज़े होने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर अब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा है। सदर ममलिकत ने आज जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी एक कमेटी बनाई थी, उनसे मुलाकात करनी थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा है उस पर क्या जवाब देना है, तो ये भी एक बात होनी। बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन कमीशन ने कबल अज़ वक्त इंतखाबी फहरिस्तों की तकमील से ज़ौक माजरत कर ली है। इंतखाबी शेड्यूल हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के बाद ही जारी किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के 7 रुकनी वफ्द की आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई है। हमने आपको कहा था कि अंदरूनी कहानी हम आपको बताएंगे, तो जनाब अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। आजम नज़ीर तारड़ और जाहिद हामिद ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के मामले पर सवालात किए। इलेक्शन कमीशन को कानूनी पहलुओं से आगाह किया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुशावरत जारी रखेंगे, फैसले आइन के मुताबिक होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कबल अज़ वक्त इंतखाबी फहरिस्तों की तकमील से अब माजरत कर ली है। इंतखाबी शेड्यूल हल्का बंदियों के बाद ही जारी किया जाएगा। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की आज की जो मुलाकात हुई है वो खासी अहमियत की भी हामिल है। और यकीनन अब देखना ये है कि इस मुलाकात के बाद जो फैसले हुए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कहा गया है उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। बिल्कुल, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि नून लीग जल्द इंतखाबात करवाने की हामी है। नून लीग ने हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल करने की तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दी हैं। हल्का बंदियों का अमल 15 से 20 दिन तक मुकम्मल हो सकता है। आइन और कानून के मुताबिक जितना जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के लिए वो बेहतर होगा, ये उनकी जानिब से कहा। उन्होंने कहा क्या वो हम सुन लेते हैं। वफद ने ये तजवीज़ रखी है कि आप इसको हल्का बंदियों के अमल को 15 से 20 दिन पीछे ला सकते हैं और 7 वोटर लिस्टों को साइमल्टेनियसली बना लें। तो इस सूरत में इंशाल्लाह बाय एंड नवंबर अगर हल्का बंदियाँ मुकम्मल होती हैं तो फिर फौरन शेड्यूल दे दिया जाए तो उस पर आपको मजीद टाइम मिल जाएगा और जल्द इलेक्शन मुमकिन है। जितनी जल्द ये जिम्मेदारी मुमकिन हो वो निभाना चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ को आपने सुना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हमने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर भी खदशात का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने का पाबंद है। किसी मुल्क के इंतखाबी अमल में उसकी आधी आबादी को बाहर नहीं रखा जा सकता। तमाम सियासी जमातों से ज़ाब्ता अखलाक भी शेयर करेंगे। बिल्कुल, इस मौके पर उन्होंने मजीद क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। डिलिमिटेशन के अमल को तेज तर करके इंतखाबी अमल को मजीद जल्द किया जा सकता है। हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा किया है कि आने वाले इंतखाबात में इलेक्शन को अफोर्डेबल करने के लिए पैसे के इस्तेमाल को रोकने के लिए मौसर ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया जाए। इंतखाबी अमल में पैसे की रेल फेल से वोटर के लिए या मुतवसत तबके के लिए दिन ब दिन इंतखाबी अमल में शरीक होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एहसन इकबाल की गुफ्तगू आपने जानी। आम इंतखाबात कब होंगे, सवाल का जवाब ताहाल ना मिल सका। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का खत वफाकी वजारत कानून और इंसाफ को मौसूल हो गया।
खत वफाकी सेक्रेटरी कानून व इंसाफ के दफ्तर में मौसूल हुआ। सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत पर वजारत से राय मांगी है, जबकि वजारत कानून व इंसाफ ने सदर के खत का जायजा लेने और कानूनी राय देने के लिए इजलास बुला लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, सदर की जानिब वहाँ से शुरू हुआ था जब सदर की जानिब से ख़त लिखा गया था और कहा गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि मुलाकात करनी है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से उस खत का जवाब ये दिया गया कि मुलाकात नहीं हो सकती। उसके बाद सदर मुमलिकत की जानिब से ये ख़त लिखा गया और वज़ारत कानून और इंसाफ जो है अब कानूनी पहलुओं के मुताबिक इस खत का जवाब देगा। बिल्कुल, अब ये देखना है कि ये कब तक मुमकिन होता है या सदर कौन से कानूनी नकात जो है इस खत के जवाब के अंदर सामने लाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई है उसके मुताबिक अब जो इलेक्शन की तारीख है, अगर तो वो वजीर आजम की एडवाइस पर असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तो फिर इलेक्शन की तारीख हमने देनी है, और अगर सदर खुद किसी ऐसे मामले में ये असम्बलियाँ तहलील करते, अदम एतमाद हो जाता वजीर आजम के खिलाफ, तो फिर सदर का ये इस्तेहकाक था कि वो इलेक्शन की तारीख देते। अब इस हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा, सदर ममलिकत ने आज एक इजलास तलब किया था, वो इजलास कब होगा और उसमें किन नकात पर गौर किया जाएगा? देखिए, जो सदर की जानिब से एक लेटर वज़ारत कानून को लिखा गया था वो वहाँ पे मौसूल हुआ और वफाकी सेक्रेटरी कानून ने इसके ऊपर जो है वो अपनी जो लीगल टीम है वज़ारत कानून की उसके साथ भी एक मीटिंग की है और उसके साथ साथ उन्होंने अब इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की भी राय लेने का फैसला किया है, ताकि जो भी जवाबी खत प्रेसिडेंट को तो उसके तनाजुर में से फैसला हो। सदर ममलकत जो है इस मामले के ऊपर जो खास तौर पर PTI के लीगल विंग के जो लोग हैं उनके साथ वो सलाह मशवरा कर रहे हैं। उन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जो अपनी लीगल टीम है उनसे भी राय नहीं मांगी, क्योंकि जो पिछले दिनों एपिसोड हुआ था उनके सेक्रेटरी वाला मामला वो अभी तक वो हल नहीं हो सका, और जो सेक्रेटरी वकार साहब थे उन्होंने भी अभी तक चार्ज नहीं छोड़ा, और नया जो सेक्रेटरी उन्होंने मांगा था, जो खातून सेक्रेटरी मांगी थी, वो भी अभी तक जो है वाने सदर को नहीं दी गई। तो वो भी एक इशू जो है वो अभी तक पेंडिंग में है, और ना ही प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर अभी तक कोई अहकाम जारी किए हैं। तो इसी वजह से सदर ममलकत ने अपनी जो PTI के जो बाद उनके जो करीबी दोस्त हैं, जो लीगल टीम है, उनके साथ राय जो है वो शेयर की है अपनी केस के ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में वज़ारत कानून इंसाफ से आप राय मांग चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत के ऊपर भी और जो उनका अपना एक मौक़िफ़ है उसके ऊपर भी, तो इसी वजह से जरा नोट कीजिए कि उन्होंने ये वफाकी सेक्रेटरी कानून इंसाफ को खत लिखा है। उन्होंने निगरान वजीर कानून को ये खत नहीं लिखा, यानी कि उन्होंने जो वजारत है उससे बाज़ाब्ता तौर पर इसका जो है वो जवाब मांगा है। आज जब इसके ऊपर जो कंसिडरेशन अभी हो रही है, ज़ाहिर है अब वफाकी सेक्रेटरी अपने तौर पे तो जवाब नहीं देंगे, उनका एक इंचार्ज वजीर है, वो जो वजीर कानून है उनके साथ जो है वो। तो सिद्दीक साजिद, कितना वक्त लग सकता है इस खत के जवाब में, कितना वक्त लग सकता है? ज़्यादा नहीं लगेगा जी, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा कल या फिर मंडे तक जो है इसका वो प्रेसिडेंट को कानूनी और आईनी नुकात से आगाह कर देंगे, क्योंकि जो नुकात प्रेसिडेंट ने उठाए हैं इन्हीं पे उन्होंने पूछा है। सवाल उसमें उन्होंने यही उठाया है कि क्या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्ली ली है इलेक्शन एक्ट जो 2023 है जो तरमीम की गई हैं, तो क्या इसके तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो आज खुद शेड्यूल और प्रोग्राम अनाउंस कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। क्योंकि आज भी जब मैं आपको बताऊं कि ये जो नून लीग की मीटिंग हुई थी उसमें दो जो इनके साबिक वफाकी वज़रा हैं, वज़ीर कानून रह चुके नून लीग के, आज़म नज़ीर तारड़ और जायद अहमद, इससे इलेक्शन कमीशन दिया गया था। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने वैसे उनकी राय मांगी है कि हमने तो ये लेटर प्रेसिडेंट को लिखा तो आपके ख्याल में ये ठीक है? तो नून लीग ने तो यही कहा जी बिल्कुल आपका मौक़िफ़ जो है वो ठीक है, क्योंकि नून लीग इस वजह से कि वो दोनों ने खुद इस कानून को जो है वो पास किया था, तो उन्होंने आज गैर रस्मी तौर पर उन्होंने कहा जी। अच्छा सिद्दीक साजिद, जो इलेक्शन कमीशन ने सदर को खत लिखा है उसमें जो मौक़िफ़ उनकी जानिब से इख्तियार किया गया है कि ये इस्तेहकाक हमारा है, और अगर ये सदर जो है वो खुद असम्बलियाँ तहलील करते, वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ना की जाती, तो फिर वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। इस हवाले से ज़रा रहनुमाई कीजिएगा, बताइएगा क्या कानूनी नकात सामने आते हैं? ये तो उस सूरत में होता अगर 58(2) भी मौजूद होती या वो उसी के तहत ही सदर कर सकते थे। वो कल भी आपने ये बात खुद भी कर दी थी कि 58(2) भी तो अब आइन का हिस्सा रही नहीं, प्रेसिडेंट के पास वो इख्तियार रहा नहीं। तो इसी वजह से इन्होंने जो इलेक्शन एक्ट है
उसी को बुनियाद बनाकर जो है वो ये लेटर लिखा और उसमें यही चीज़ कही कि प्रेसिडेंट के पास चूँकि खुद असम्बली कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं रहा, जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर चूँकि तहलील की गई तो इस वजह से फिर वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का जो है वो बन जाता है और इसी वजह से उन्होंने 57 जो इलेक्शन एक्ट की शिक है उसका भी हवाला दिया। लेकिन ये जो अभी प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर इसको लटकाना चाह रहे हैं या अपना माइंड अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए उन्होंने जो दोनों आइनी ओहदे हैं, प्रेसिडेंट का भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी, लेकिन इसके बावजूद आइन की वो तशरीह के लिए या कानून की तशरीह के लिए अपनी अपनी जो वजारत है या अपने अपने महकमे हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं। मतलब इसका यही कि इस चीज़ को लटकाया जाए। अब इलेक्शन कमीशन तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर ना सिर्फ कायम है बल्कि उन्होंने तो वो मुशावरत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज नून लीग मिली है, 29 को पीपल्स पार्टी ने मिलना है और उनके साथ वो डिस्कशन ठीक है, यानी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है आगे जाके ये सिलसिला। ये भी अपने नाज़रीन को भी बताते हैं। सिद्दीक साजिद, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, अब क्योंकि अब पीपल्स पार्टी के साथ भी एक मुलाकात होने जा रही है। पीपल्स पार्टी उस मीटिंग के अंदर जवेरिया मौजूद थी जब हल्का बंदियों की तौसी की गई, मंजूर किया गया। बिल्कुल ऐसी, और आज नून लीग की जानिब से अब ये आ गया है कि नून लीग भी जल्द इलेक्शन की हामी। अगर पूरी स्टोरी को अगर हम सम अप कर दें तो नून लीग वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है और इलेक्शन कमीशन की कबल अज वक्त इंतखाबी फहरिस्तों से माजरत सामने आई है। सदर के खत पर वजारत कानून ने भी गौर शुरू कर दिया है। तो ये पूरी स्टोरी का सम अप था कि अब इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है। जिस तरह से आप भी बता रहे थे, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और पीपल्स पार्टी तो हमेशा से हम देख रहे थे कि जल्द ही इलेक्शंस कराने की हामी नजर आ रही है। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट सियासी जो हुई है वो ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक लंदन में अहम मुशावरत सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा की जाएगी और अहम मीटिंग में मरकजी रहनुमाओं समेत तमाम क़यादत की शिरकत का इम्कान भी बताया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ओहदेदारान भी शरीक होंगे। मुशावरती बैठक में नवाज शरीफ की वापसी के प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। नवाज शरीफ लाहौर में लैंड करेंगे या इस्लामाबाद में, ये तमाम मामलात भी इन पे भी गौर खौज किया जाएगा। तो अब सितंबर में जनाब एक बार फिर से ये एक मीटिंग होने जा रही है और गौर खौज होगा। जुहेब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जुहेब बताइएगा, आप सितंबर का कहा जा रहा है कि सितंबर में दोबारा से सोच विचार होगा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से आज जो दूसरा मरहला था मुशावरत का वो खत्म हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमा जो पार्टी का रहनुमा वहाँ पर मौजूद है उन्होंने शिरकत की। काफी देर तक जो है वो मुशावरत जारी रही। अहम बैठक में जो है ये फैसला किया गया कि जो नवाज शरीफ की वापसी की तारीख है उसके बारे में जो है दोबारा से मुशावरती इजलास जो है वो तलब किया जाएगा और ये मुशावरती इजलास सितंबर के पहले हफ्ते में जो है दोबारा की जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से मुशावरती इजलास तलब होगा और उसमें ही डिसाइड होगा कि कब आना है, कहाँ लैंड करना है, तमाम तर मामलात पे बात होगी। बहुत शुक्रिया ज़ुहेब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिल्कुल, और कानूनी मामलात भी इसमें ज़ेर गौर आएंगे इस मीटिंग में। आगे बढ़ते हैं। अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करे। सिपा सालार से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 38 तलबा ने मुलाकात की। इलाकाई सलामती के मसाइल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया है। ये मुलाकात की गई है, हार्वर्ड स्टूडेंट के तलबा की मुलाकात हुई है और इसमें आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी की लहर, बढ़ती लहर और उसके बाद सिपा सलार की जानिब से लाउड एंड क्लियर बार बार ये मैसेज दिया जाता है। आज भी उन्होंने एक मैसेज दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत कर रहे हैं। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। आम इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद, इंतखाबी शेड्यूल और हल्का बंदियों पर भी इसमें तबादला ख्याल किया जाएगा। तो ये सब जो हैं वो इस मीटिंग के एजेंडाज में शामिल होंगे। ये पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास है। ये इजलास कहाँ तक पहुँचा, शुरू हो चुका है, कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर रहेंगे? एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताइएगा। देखिए, इजलास में तो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, आइंदा उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की तारीख और इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से बातचीत होगी। इजलास में सबसे अहम बात जो हमने देखी है, एतजाज एहसन
जो PDM से नाराज थे, काफी तनकीद कर रहे थे जब PDM की हुकूमत थी, वो इजलास में शरीक हुए और मीडिया समेत तमाम लोग इस बात पर हैरानी के एहतसाम के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने सियासी जमात दूसरी PTI ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन आज वो CC के इजलास में शरीक हैं और उनकी सीट जो रखी गई है उल्टे हाथ से दूसरे नंबर पर सीट रखी है इजलास से। तो ऐसा लगता है वो मरकजी मजलिस आमला के अभी तक रुकन है, पीपल्स पार्टी ने उन्हें खारिज नहीं किया है। अच्छा। पीपल्स पार्टी तो PDM में अच्छा नहीं थी, लेकिन ऐसा जरूर बोलते थे PDM के खिलाफ और काफी बोलते रहे। अब इजलास ठीक है, हम इजलास से चेयरमैन पीपल्स पार्टी इसको चेयर कर रहे हैं। इजलास के बाद हम आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे, इजलास में क्या हुआ, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई। बहुत शुक्रिया, अभी हमारे साथ आप अपडेट शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब, तोशाखाना केस की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से सवालों में एक सवाल ये भी है कि चेयरमैन PTI को रिलीफ मिलेगा या नहीं। तो आज की समात से मुतालिक अगर आपको बताएं तो सज़ा मौतरी के खिलाफ जो दरख्वास्त थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने इसकी समात की है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज पेश नहीं हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे, हम केस को पीर तक मुलतवी कर सकते थे मगर नहीं किया। पीर को अब अगर कोई ना भी आया तो इसका फैसला कर देंगे। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक शख्स 20 रोज से जेल में है, अब मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे, आपने जो करना है करें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के अल्तवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समात को अब पीर तक मुलतवी कर दिया है। तो आज की समात में ये सब कुछ हुआ है, अब पीर तक इस समात को मुलतवी कर दिया गया अब है। ये भी अहम सवाल है कि पीर को उनकी जमानत होती है या क्या होता है केस का फैसला। लेकिन अब चेयरमैन PTI से अटक जेल में JIT की तफ्तीश 5 रुकनी टीम की 9 मई के वाकयात के हवाले से पूछताछ की गई है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर की सरबराही में 5 रुकनी टीम अटक जेल पहुंची। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से इजाज़त मिलने पर तफ्तीश शुरू की गई और PNN ने अपने नाज़रीन को ये कल ही बताया था इस हवाले से कि वो तफ्तीश के लिए 5 रुकनी टीम जाएगी और वहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, पूछताछ की जारी है। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी का बयान हल्फी भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए बयान हल्फी में ये कहा गया है कि जेल में चेयरमैन PTI की जिंदगी को संगीन खतरात हैं। मुश्किलात के बायस शौहर से 22 अगस्त को अटक जेल में उनकी मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने यह भी कहा है कि चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, जिद्दोजहद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए पुरअज़्म है। अटक जेल में चेयरमैन PTI की सेहत खराब हो रही है। दौरान कैद चेयरमैन PTI का वजन भी कम हो गया है, उनकी जानिब से कहा गया है। मजीद कहा गया कि 70 साल शख्स की गिरती सेहत जिंदगी के लिए संगीन ख़तरा है, ये कहा गया है उस एफिडेविट के अंदर और ख़दशात का इजहार किया गया है उनकी गिरफ्तारी के ऊपर और अब तक कुछ फैसले जो नहीं हुए उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तो 70 साल शख्स की गिरती सेहत ज़िंदगी के लिए संगीन ख़तरा है, ये भी उसमें कहा गया है। अब साइफर केस की तहकीकात में भी एक नई पेशरफ्त सामने आई है, उस हवाले से बात करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया। शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत लाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर की 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जिस्मानी रिमांड का फैसला सुनाया है। जी हाँ, ये तो साइफर केस की तफसीलात थी, लेकिन अहम सवाल यही है कि तोशाखाना केस की जो आज की समात हुई है उसमें क्या कुछ हुआ। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। आदिल अब्बासी, एक तो आज की अदालती कार्रवाई से मुतालिक बताएगा, दूसरा इलेक्शन कमीशन के वकील आज क्यों पेश नहीं हुए? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा के खिलाफ जो अपील थी उस दरख्वास्त पर आज समात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी शामिल थे। मुख्तसर समात हुई, तकरीबन 10 मिनट की ये समात थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से लतीफ़ खोसा और दीगर वकला जो है वो अदालत में पेश हुए। ताहम इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं अमजद परवेज वो अदालत में पेश नहीं हुए। 52 वकील जो है वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से बताया गया कि तबीयत जो है अमजद परवेज की वो नासाज है, लिहाजा इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो दी गई। इसी बुनियाद पर के समात जो है वो मुलतवी की जाए पीर तक, ये दरख्वास्त जो है वो दी गई अदालत में, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए अब समात जो है पीर तक मुलतवी कर दी। इसमें जो सरदार लतीफ़ खोसा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील, वो आज काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समात जारी थी तो उनकी जानिब से अदालत को कहा गया
कि आज ही जो सजा है वो मुअत्तल की जाए। अगर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर पीर को दलाइल होते और फैसला हमारे खिलाफ होता है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दोबारा जो है वो जेल भेज दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सरदार लतीफ खोसा की जानिब से अदालत को कहा गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कहा गया कि हमें पता है जो हुमायूं दिलावर ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो गलत है, ये अदालत की जानिब से बताया गया। बड़े अहम रिमार्क्स थे आज उनकी जानिब से कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी किया वो गलत किया है। अब पीर तक समाअत मुलतवी हो गई है। कानूनी माहिरीन से यकीनन आपकी बात की होगी। आदिल अब्बासी, क्या कहा जा रहा है अगले हफ्ते में पीर को जो समाअत होने जा रही है, कोई रिलीफ की सूरत नजर आ रही है चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से भी कहा गया है कि अगर पीर को इलेक्शन कमीशन के वकील तब भी पेश नहीं होते, हाँ। पीर को अगर वो पेश नहीं होते तो तब भी फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा और उनको सुने बगैर भी फैसला जो है वो कर दिया जाएगा। ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। लेकिन जो सरदार लतीफ खोसा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील, वो आज सरापा एहतजाज थे और एहतजाज उन्होंने कहा कि हम पीर को पेश नहीं होंगे। जी अच्छा, उन्होंने कहा है कि पीर को पेश नहीं होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तो ये कहा है कि अगर कोई ना भी हुआ तो हम फैसला सुना देंगे। जी बिल्कुल, यही कहा गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि अगर पीर को इलेक्शन कमीशन को वैसे तो ये हिदायत की है कि अगर अमजद परवेज पेश नहीं होते तो कोई और इसका हल निकाला जाए, कोई और वकील जो है वो अदालत में पेश हो। अगर तब भी पेश नहीं होते तो सुने बगैर फैसला जो है आज की वो कर 10 दिया मिनट की जाएगा। समाअत थी, लेकिन अब पीर का दिन खासी अहमियत का हामिल है और पीर को देखना है कि समाअत में क्या होता है और फिर क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया आदिल, आप हमें इस केस से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। तोशाखाना फौजदारी केस से मुतालिक हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे और समाअत में जो कुछ हुआ वो भी बता रहे थे। चेयरमैन की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त की ये समाअत थी। 10 मिनट की दरख्वास्त हुई क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनकी जानिब से वो आज पेश नहीं हुए और बताया जा रहा है कि तबीयत नासाजी थी जिसकी वजह से वो पेश नहीं हुए। अगर इस पूरे केस की अगर हम ब्रीफ अपने नाज़रीन को बताना चाहें तो ज़ौक़ तोशाखाना केस समाअत अब पीर तक मुलतवी हो गई है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज पेश नहीं हुए, तबीयत नासाजी की वजह बताई जा रही है। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चेयरमैन पीटीआई से जेल में पूछताछ की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब बुशरा बीबी का बयान हल्फी भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गया है। और साइफर केस की बात करें तो शाह महमूद कुरैशी के रिमांड में तौसी कर दी गई है। लेकिन आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया भी हुआ, ज़ौक़ जरा बताइए वो क्या? आज जो लिफ्ट के अंदर लिफ्ट में अच्छा हाँ, इस तमाम तर मामले के बाद क्योंकि जो पीटीआई के वकला थे वो बड़े गुस्से में आज निकले अदालत के अंदर भी गुस्से में थे और गुस्से में ही वो बाहर निकले और उसके बाद फिर लिफ्ट के अंदर वो फंस गए और 45 मिनट तक तकरीबन रहे वहां पर और फिर लिफ्ट को काटा गया और फिर लतीफ खोसा और मजीद जो दीगर अफराद थे 40 मिनट तक वो अंदर रहे। दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। लिफ्ट से बाहर आने के बाद लतीफ खोसा तैश में आ गए और कहा कि अगर मैं मर भी जाता तो ये काला कोट जिंदा रहता, हमें कानून की बालादस्ती चाहिए। वकला तहरीक चलाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। हाँ जी, उन्होंने क्या कहा है वो जरा सुनते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, लतीफ खोसा साहब ने जो कहा वो ज़ौक़ ने बता दिया है। अच्छा, कहा जा रहा है कि 19 अफराद थे उन समेत जो कि लिफ्ट में मौजूद थे। अब अल्लाह जाने इतनी कैपेसिटी लिफ्ट की थी। अच्छा, ये क्योंकि कुछ वकला के बयानात आए, उन्होंने कहा जी 21 अफराद की कैपेसिटी थी। अच्छा। और लतीफ खोसा साहब जैसे ही लिफ्ट बंद हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि जी मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है और उनकी जानिब से एक बयानिया बनाया गया। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि लिफ्ट ओपन हो गई बड़ी तगदो के बाद और ये सब लोग वापस बाहर निकल आए। आगे बढ़ते हैं, निगरान वजीर आजम की बात करते हैं जिनके मुशीर आहत चीमा को नैब से रिलीफ मिल गया है। नैब ने आहत चीमा की जमानत मंसूखी की अपील वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए हैं। इन रिमार्क्स में कहा कि नैब ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 घंटे बिठाए रखा, बाद में कहा फिर आना। जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया जिसे ये खुद साबित कर रहा है। जो कुछ नैब करता रहा है उसकी जिम्मेदारी किसी पर तो डालना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि नैब में प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। नैब में और डार्क रूम भी हैं, ब्लू रूम भी हैं, मकसद सिर्फ सियासत है। आपको इस वक्त इस हवाले से बता रहे हैं कि और बताया गया कि वहाँ पे ब्लू रूम है, येलो रूम है और डार्क रूम है, मुख्तलिफ रूम्स हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद वहाँ पे प्रोसिक्यूटर रहा हूँ तो मुझे मामलात के हवाले से काफ़ी हद तक पता भी है। नैब ने चीमा को आज नैब से रिलीफ मिल गया है। एक अहम डेवलपमेंट जो है
वो सामने आई है। अब सिंध के साबिक सूबाई वजीर मुकेश चावला की अगर बात करें तो वो जनाब नैब के शिकंजे में आ गए। एक जानिब रिलीफ मिल रहा है, दूसरी जानिब शिकंजा सख्त हो रहा है। मुकेश चावला के खानदान के 12 अफराद के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नैब ने डायरेक्टर एक्साइज मोटर रजिस्ट्रेशन को मुरासला भी भेज दिया है। मुकेश चावला, इनके अहले खाना समेत 5 अफसरों के खिलाफ भी छानबीन शुरू कर दी गई है। तो मुकेश चावला और उनकी फैमिली के खिलाफ नैब ने शिकंजा सख्त कर दिया है और ये बताया जा रहा है कि सिंध के साबिक सूबाई वजीर मुकेश चावला जो है वो नैब के रेडार पे आ चुके हैं। अभी शामिल कर लेते हैं दिन भर की अहम 20 खबरें सुपर 20 में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने कहा साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए ताउन करेंगे। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की जाती उम्र आमद, मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। दोनों की 1-on-1 मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। गुजरावाला में गेपको हेडक्वार्टर्स का घेराव, रावलपिंडी में बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। यौमिया शरह 268 से जायद, स्ट्रीट क्राइम की 57,000 से जायद वारदातें, 92 अफराद जाँ बहक, 532 से जायद जख्मी। सवाबी में जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 4 भाई कत्ल, 1 शख्स जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। अमल कर लेगी। सिंध के साबिक सूबाई वजीर मुकेश चावला नैब के शिकंजे में आ गए। मुकेश चावला के खानदान के 12 अफराद के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल की तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल कायम। पंजाब हुकूमत ने ट्रिब्यूनल की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में लसबेला के करीब सीवरेज लाइन में गैस भरने से धमाका, 8 अफराद जख्मी, होटल को नुकसान पहुंचा, कई दीवारें गिर गईं। दरिया सतलुज में सैलाबी रैली से तबाही, जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ एराजी पर फसलें बर्बाद। भावलनगर में भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब। कसूर में दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से दर्जन इमदाद के मुंतज़िर। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज की 151 रन की इनिंग्स रायगा। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। श्रीलंका के क्रिकेटर बिंदु और दुष्मंता इंजरी का शिकार, एशिया कप से बाहर। वसारंगा की जगह दर्शन श्रीलंका टीम का हिस्सा बनेंगे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने ओहदे से हटाने वजारत की समरी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। फरीकैन को 28 अगस्त के लिए नोटिस जारी। सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का केस, डोनाल्ड ट्रंप फिल्टन काउंटी जेल में पेश। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर बनाई गई। और जेल के कैदियों के नखरे, अमरीकी शहर सेंट लुइस की जेल में कैदियों ने खाने के मेन्यू में गरम पिज्जा और ताज़ा चिकन मांग लिया। में खुशामदीद कहेंगे। अब बात करेंगे कुछ डॉलर की ऊंची उड़ान की। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे महंगा होकर 300.22 बढ़कर 301 रुपए पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपए पर मुस्तहकम रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 89 पॉइंट्स की कमी से 47,671 पॉइंट्स पर बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 327 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 100 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 202 के शेयर्स में कमी वाक़ई हुई। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल और साथ ही साथ ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपए पर मुस्तहकम रहा है। स्टॉक मार्केट 79 पॉइंट्स की कमी से 47,671 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 327 कंपनी में शेयर में कारोबार हुआ है। 100 कंपनी के शेयर्स की कीमतों में कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे महंगा हुआ और 301 पर बंद हो गया है। ये तो थी जनाब डॉलर की सूरत हाल।
डॉलर बढ़ता है तो उसके फिर आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे आफ्टर ही है। इफेक्ट्स भी होते हैं, महंगाई जिसमें हो एक है महंगाई, बिजली की बढ़ती कीमत, जिस पर आवाम के जनाब अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। शहर शहर मुजाहरे हो रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। रावलपिंडी का इलाका ढोक काला खान, जहाँ पे बिजली के इजाफी बिलों पर शहरियों ने एहतजाजन अपने बिल ही जला दिए हैं। रहीम यार खान में भी शहरी जो हैं बिजली के इजाफी बिलों पर सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। हुजरा शाह मुकीम में ताजिर और शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बिलों में इजाफा नामंजूर, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। उच्च शरीफ में ताजरों ने एहतजाज किया है। बिलों में फौरी रिलीफ ना मिलने पर शटर डाउन हड़ताल की वार्निंग उनकी जानिब से दे दी गई है। कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफा मंजूर नहीं, अटक कर रुक करें तो बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ यहाँ पे भी मुजाहरा किया गया है। इसी पे बात कर लेते हैं। नजीब नाइश हमारे साथ मौजूद है। नजीब नाइश, एक जानिब हम देख रहे हैं डॉलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आवाम सरापा एहतजाज है, कोई रिलीफ की सूरत नज़र आ रही है? और क्या वजह है कि डॉलर की जो उड़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रही? जी बिल्कुल, कराची के ताजरों ने एक अलाइंस बनाया जिसके तहत मुख्तलिफ जो छोटी बड़ी एसोसिएशन है उन्होंने मिल के एक तहरीक बाकायदा शुरू कर दी है और हर आए दिन जो है उस हवाले से कोई ना कोई उनका एहतजाज अनाउंस होता है। आज भी कराची के सदर के इलाके के पास एक एहतजाज था और इस एहतजाज में मुख्तलिफ एसोसिएशन ने शिरकत की। ये ऐलान हो चुका है कराची के ताजरों की जानिब से कि वो बिजली के बिल इस माह जो आए हैं वो अदा नहीं करेंगे और अब तक जो है अदा नहीं किए गए। उसकी जो ड्यू डेट है वो भी गुजर चुकी है और कराची के ताजरों ने इस हवाले से गवर्नर सिंध से एक मुलाकात भी की है। उनको ये बताया है कि हम जो ज़ायद टैक्स लगाए गए हैं इस वजह से जो है बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। 56 रुपये उनका एक कहना है कि यूनिट दिया गया है कराची के शहरियों को और ताजर जो कमर्शियल हैं ज़ाहिर दुकानें उनके बिल जो है बढ़ाए गए हैं। इस हवाले से वो अब इस काबिल नहीं रहे कि अपना और इस कदर जो है बिजली के बिल जो बढ़ चुके हैं वो अदा कर सकें, इसलिए अब ये एहतजाज का सिलसिला उनका जारी रहेगा। आज एक बड़ा मजमा जो है ताजरों की जानिब से इकट्ठा किया कि अमीर हाफिज नईमुर रहमान भी शरीक हुए। ताजरों का ये कहना है कि इस हवाले से आए दिन जो है अच्छा नजीब, ताजरों का अलायंस भी बन गया है और उनके जो भी मुतालबात हैं वो भी सामने आ गए हैं, तो इनसे कोई मुज़ाकरात के लिए सामने आया है? क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, होंगे भी या नहीं, या इन्हें अदा करना पड़ेगा अपना बिल? जी फिलवक़्त तक उन्होंने गवर्नर सिंध के सामने अपने ये मुतालबात रखे हैं कि इन बिलों पर गौर करके टैक्सेस जो हैं इसमें ख़त्म करके सिर्फ जो बिजली का बिल बनता है वही लिया जाए के इलेक्ट्रिक की जानिब से। गवर्नर सिंध इसमें मज़ीद जो है के इलेक्ट्रिक के जो आला अमलदार हैं उनसे बातचीत करेंगे। दूसरा के इलेक्ट्रिक के जानिब से कहा गया है कि वो इस हवाले से जो ड्यू डेट की तारीख पर बिल न जमा कराने का टैक्स है वो भी इस पे लगाएंगे। वो अपना काम जो है जारी रखेंगे और जिसने भी बिल अदा न किया उसकी बिजली काटी जाएगी। जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपना काम करेंगे, बिल अदा नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और काफ़ी पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऐसे लोग जो एहतजाज कर रहे थे। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, एक और खबर शामिल करते हैं। अर्जेंट टाइम में बेरोजगारी और महंगाई के सताए। बिल्कुल ऐसे सिर्फ पाकिस्तान इससे मुतासर नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद जो पूरी दुनिया है उनमें जो स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तमाम जो हैं इससे मुतासर हुए हैं। खैर ये तो बात थी महंगाई की, लेकिन अब हम शहर कायद का रुख करते हैं और उनके मसाइल की बात करते हैं। लोगों के यहाँ पे जो मुकीम हैं जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहे, और सबसे बड़ा जो कराची का मसला है वो है स्ट्रीट क्राइम का, और इसमें अब रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तमाम तर पुराने रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। रवां बरस की बात करें तो अब तक 57,000 से जायद वारदातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जबकि डाकुओं के हाथों 92 शहरी कत्ल किए गए हैं। 532 अफराद को डाकुओं ने मुज़ाहमत पर गोलियां मारकर शदीद जख्मी किया है। बिल्कुल ऐसे ही। इस हवाले से एक रिपोर्ट शामिल कर लेते हैं। स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल बेकाबू, दिन हो या रात, बाजार हो या मार्केट, शहरी कहीं भी महफूज नहीं। आवाम को घर की दहलीज पर भी लूट लिया जाता है। सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस अब तक कार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन की छीना झपटी की 57,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 268 से तजावुज कर गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में माह जनवरी में स्ट्रीट क्राइम की 7,249, फरवरी में 6,813 वारदातें रिपोर्ट हुई, मार्च में 7,819, अप्रैल में 7,287, जबकि मई में 7,845 और जून में 7,162 वारदातें रिपोर्ट हुई। जुलाई में 7,162 और अगस्त में अब तक 5,800 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। ऐसे तफसीलात से तो हमने आगाह कर दिया, लेकिन अब इनको पकड़ने में काफ़ी मसाइल भी पेश आते हैं पुलिस को। उसमें से जराइम पेशा अफराद को पकड़ने वाली खुफिया आंखें भी बंद हैं। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार है। जराइम पेशा अफराद नाकारा कैमरों का फ़ायदा उठाने लगे हैं। पुलिस की जानिब से खुफिया कैमरे लगाए गए थे। शहर कायद में सेफ सिटी का ये बनाया हुआ मंसूबा, इसका आगाज़ अब तक ना हो सका और इसके आगाज़ से ही फिर लोगों की निशानदही भी हो सकती, लोगों के मसाइल भी हल हो सकते, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती, लेकिन क्योंकि ये ताख़ीर का शिकार है उससे फिर निशानदही करने में मुश्किलात हैं। कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा क्राइम नहीं होता जिसका सद्देबाप ना हो सके। उसकी मुख्तलिफ वेज होते हैं, तरीके होते हैं जिससे उसका सद्देबाप किया जा सके, लेकिन जब उन तरीक़ों पे अमल ही नहीं करना तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं है कि आप ये प्रोजेक्ट ही स्टार्ट ना किया करें। और कराची का तो यही मसला रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। खैर, कराची में ताजिर बरादरी और शहरी बढ़ते जराइम से परेशान है और यकीनन वो परेशानी उनकी बनती भी है। ताजिरों के रहनुमा अतीक मीर का ये कहना है कि बढ़ती वारदातों से कारोबार मुश्किल हो गया है। शहरी ये कहते हैं कि शहर में कोई भी महफूज नहीं है, ख़वातीन से भी लूट मार की जा रही है, वो भी तंग है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी जराइम में इजाफे की वजह है। हुकूमत को संजीदा इक़दाम करना होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोडों के ऊपर हर जगह जहाँ जाओ चीना झपटी हो रही है। लोग बैंक से पैसे निकालते हैं तो उनके ऊपर नज़र रखी जाती है और पीछे से जाते हैं उनके ऊपर वारदात कर देते हैं, लाखों रुपए सेकंडों में लेके चले आते हैं। गुलिस्तान जौहर में मैं रहता हूँ तो हर 10 मिनट में एक डकैती हो रही होती है। लूट मार छीन झपट इतना ज़्यादा है कि बस अल्लाह माफ़ करे। बच्चों को भी उठा के ले जाते हैं, फिर तावान मांगते हैं। तो यार इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं किस लिए बैठे हुए हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी लॉ एंड फोर्स डिपार्टमेंट की है। जो भी यहाँ के ज़िम्मेदार हैं ये उनको चाहिए कि उसको जो है ना इसको मैनेज करें। हमारी मार्केट जैनब मार्केट में हूँ मैं, हमारे ऑनर की भी चोरी हो गई अभी, और क्या कहते हैं 70 भी, दूसरे की भी 70 चोरी हो गई है। मोबाइल, पैसे, नकदी, सोना, चीना झपटी, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि बंदा जो है कहीं भी जाए महफूज नहीं है। इसलिए हमारी जितनी भी सिक्योरिटी इदारे हैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन एक्शन लिया जाए और आवाम की जान और माल की हिफाजत की जाए। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इन इक़दामात को रोका जाए, चोरी चकारी को रोका जाए ताकि वो महफूज फ़ील करें। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जी एजा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, शायान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शायान, आप ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर क्राइम हो रहा है लेकिन पुलिस उनको काबू करने में नाकाम रही है? हाँ जी बिल्कुल, देखें नए आईजी के तैनात होने के बावजूद भी जो है कराची शहर जो है डाकुओं के रहमो करम पे नजर आता है। दिन दिहाड़े जो है शहरियों को लूट लिया जाता है, ना तो फिर किसी किस्म की गली ना चौराया जो है वो शहरियों डाकुओं से जो है महफूज दिखाई देता है। शहरियों से हमने बात की तो उनका जो है यही शिकवा था कि पुलिस में जो है रिपोर्ट्स की जाती है, ताहम जो है उनको काफी तादाद में जो है रिपोर्ट्स करने के बावजूद भी जो है पुलिस किसी किस्म के स्ट्रीट क्राइम को रोकने में नजर नहीं आती है। अगर मैं तफसीलन थोड़ी सी बात करूँ जो कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि रवां साल जो है कराची में दंदनाते डाकुओं ने जो है जुलाई में दौरान वारदात जो है 13 अफराद की जान भी ले ली गई। मतलब कि जानी नुकसान के साथ जो है कीमती जानों का भी नुकसान हो रहा है। ताहम जो है पुलिस सिर्फ दावे करते दिखाई देती है। जी अच्छा शायद ये बताइएगा, क्योंकि कुछ मसाइल ये भी हैं, कुछ वसाइल के मसाइल भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो अब क्या इक़दामात कर रही है पुलिस? क्या कोई प्लान बनाया है या इसी तरह शहरियों को इन चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है? देखिए, नए अफसरान आते हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कायम किए जाते हैं, जैसे कि सेफ सिटी के लिए जो है गुज़िश्ता 2 माह कबल भी जो है कैमरों का जो है एक सिस्टम लगाया गया था कराची के एक हिस्से में। तमाम जो है इन का जो है एक तो इफ्तिताह कर दिया जाता है, उसके बाद जो है इनका फॉलोअप नहीं लिया जाता, क्या नहीं किया जाता कि जिसकी वजह से जो है स्ट्रीट में जो है कमी के जगह जो है बढ़ता क्राइम जो है हमें नजर आता है। और स्ट्रीट क्राइम में जो है सिर्फ शहरियों में जो है मर्द हजरात के साथ साथ जो है खवातीन
और बच्चे भी जो है वो इसका नुकसान उठाते नजर आते हैं। और जबकि बताया जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम में जो है खवातीन और बच्चों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रवा माह जो है एक बड़ी वारदात हुई थी जिसमें एक नौजवान लड़की का भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, हमारे साथ शायान अली मौजूद थे और कराची की ताज़ा तरीन सूरत से वो आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि वहाँ पर किस तरह लोगों को मुश्किलात हैं, वसाइल की क्या कमी है, वहाँ पर जो है शहरियों का क्या मौक़िफ़ है, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। कराची की तो हमने काफ़ी बात कर ली, लेकिन अभी हम सानिया जड़ावाला का रुख करते हैं, जिसकी तहकीकात में पेशरफ्त ये सामने आई है कि पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया में कोऑर्डिनेशन ना होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस की इंतहाई कम तादाद मुजाहिरीन को रोकने के लिए भेजी गई। जड़ावाला पुलिस फैसलाबाद से ताज़ा दम दस्तों का इंतजार करती रही। महदूद ऑपरेशन के बाइस सूरत हाल संगीन हो गई। मेंबर कमेटी उस्मान खालिद का यह कहना है कि सानिया जड़ावाला की तहकीकाती कमेटी कल काम मुकम्मल कर देगी। तहकीकात के अलावा अपनी सिफारिशात भी देंगे। तो एक कमेटी जो कायम की गई थी, अब उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि नफरी वहाँ पे प्रॉपरली मौजूद नहीं थी। अब देखना यह है कि कल जब तहकीकात मुकम्मल होंगी, एक रिपोर्ट शाया होगी, तो उसमें मजीद क्या चीज़ें बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और अहम मामला भी इससे पहले डिस्कस होता रहा है, उस हवाले से नाज़रीन को अपडेट करते हैं। यह वाक़या इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल का है, जिसकी तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने ट्रिब्यूनल की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जस्टिस सरफराज डोगर तालिबात को हिरासा करने के स्कैंडल की छानबीन करेंगे। ये अब तक इसमें पेशरफ्त सामने आई है और इस हवाले से क्योंकि पहले बहुत सी बातें मीडिया पर आई, कुछ की तस्दीक हुई, कुछ की नहीं हुई, मुख्तलिफ एक दो सियासी शख्सियात के नाम भी इसमें आते रहे हैं, लेकिन अब इस हवाले से ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया है ताकि ताकि मसला था क्या, इसकी तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई और असल जिम्मेदार कौन था, इसका तयन किया जा सके। बिल्कुल ऐसी। अब एक मुलाकात का जिक्र करते हैं। ज़ौक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है और मेयर कराची ने वज़ीर आज़म को कराची के इंतज़ामी अमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की सनती और तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ है और पाकिस्तान की मौशी तरक्की में कराची इंतहाई अहमियत का हामिल है और जो मसाइल हैं उनके पायदार हल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची की बल्दिया उज़्मा के साथ भरपूर ताउन भी करेंगी। वज़ीर आज़म की जानिब से ये यकीन दहानी भी कराई गई है। निगरान वज़ीर आज़म जो कि हमें खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, खासे वोकल नज़र आ रहे हैं। जब निगरान वज़ीर आज़म का चुनाव हुआ था तो उनके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि वो बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं और चीज़ों को बड़ा गौर व खौस के साथ देखते हैं। और हमने ये देखा है कि जैसे ही उन्होंने ये मनसब संभाला है तो उसके बाद उनकी मसरूफियात में भी इजाफा हुआ है और हर मामले पर बड़ा खुल के वो इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये अहम मुलाकात हुई है क्योंकि कराची का जो मामला है वो हर हुकूमत का जो है जवाब हर कोई जानना चाहता है, सियासी है जाने, और ऐसे में आम इंतखाबात ही उम्मीद की किरण नजर आ रहे हैं कि शायद उसके बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हो। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने कबल अज़ वक्त इंतखाबी फहरिस्तों की तकमील से माजरत कर ली है। इंतखाबी शेड्यूल हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के बाद ही जारी किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के 7 रुकनी वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से आज जो मुलाकात की है उसकी अंदरूनी कहानी ये सामने आई है। आज़म नज़ीर तारड़ और जाहिद हामिद ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के मामले पर सवालात किए। इलेक्शन कमीशन को कानूनी पहलुओं से आगाह किया गया। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि मुशावरत जारी रखेंगे, लेकिन फैसले जो हैं, जो भी फैसला होगा वो आइन के मुताबिक ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज ये अहम मुलाकात हुई थी। इससे कबल कल PTI के वक्त की मुलाकात हुई थी, फिर JUI FE के वक्त की मुलाकात हुई, अब 29 तारीख को पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात होने जा रही है। अब ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तमाम पार्टियां इलेक्शन कमीशन को अपनी जानिब से जो सिफारिशात हैं वो दे रही हैं और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस अमल में बेहतरी लाई जा सकती है। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग जल्द इंतखाबात करवाने की हामी है। नून लीग ने हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल करने की तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दी हैं। हल्का बंदियों का अमल 15 से 20 दिन कबल मुकम्मल हो सकता है। आइन और कानून के मुताबिक जितना जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के लिए उतना बेहतर है। उन्होंने मजीद क्या कहा वो सुनते हैं। वफद ने ये तजवीज़ रखी है कि आप इसको हल्का बंदियों के अमल को 15 से 20 दिन पीछे ला सकते हैं और 7 वोटर लिस्टों को साइमल्टेनियसली बना दें। तो इस सूरत में इंशाल्लाह बाय एंड नवंबर अगर हल्का बंदियाँ मुकम्मल होती हैं तो फिर फौरन शेड्यूल दे दिया जाए तो उस पर आपको मजीद टाइम मिल जाएगा और जल्द इलेक्शन मुमकिन है। जितनी जल्द ये
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल भी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर भी खदशात का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने का पाबंद है। किसी मुल्क के इंतखाबी अमल में इसकी आधी आबादी को बाहर नहीं रखा जा सकता। तमाम सियासी जमातों से ज़ाब्ता अखलाक शेयर करेंगे। उनकी गुफ्तगू भी आप सुनिए। डिलिमिटेशन के अमल को तेज़तर करके इंतखाबी अमल को मज़ीद जल्द किया जा सकता है। हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा किया है कि आने वाले इंतखाबात में इलेक्शन को अफोर्डेबल करने के लिए, पैसे के इस्तेमाल को रोकने के लिए मौसर ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया जाए। इंतखाबी अमल में पैसे की रेल फेल से वोटर के लिए या मुतवसत तबके के लिए दिन ब दिन इंतखाबी अमल में शरीक होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एहसन इकबाल की गुफ्तगू आपने जानी। आम इंतखाबात कब होंगे, सवाल का जवाब अब तक ना मिल सका और सदर ममलिकत को जो ख़त लिखा गया था उस ख़त पर वफाकी वजारत कानून और इंसाफ को सदर ने एक ख़त लिखा जो उनको मौसूल हो गया है। ख़त वफाकी सेक्रेटरी कानून और इंसाफ के दफ्तर में मौसूल हुआ है। सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी ख़त पर वजारत से राय मांगी है, जबकि वजारत कानून और इंसाफ ने सदर के ख़त का जायज़ा लेने और कानूनी राय देने के लिए इजलास बुला लिया है। अब इस इजलास के अंदर सदर को यह बताया जाएगा कि वो किस तरीके से इसमें मज़ीद आइनी और कानूनी पहलुओं पर गौर कर सकते हैं या क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब ये मामला इलेक्शन कमीशन को पहले सदर ने ख़त लिखा और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर को एक जवाबी ख़त लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख का इस्तेहकाक जो है वो हमारे पास है और अब सदर की जानिब से कानूनी मुशावरत के लिए एक ख़त लिखा गया है जिसमें कानूनी तौर पर उन पहलुओं पर जायज़ा लिया जाएगा कि इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र कैसे इलेक्शन का इनाकात मुमकिन बनाया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा तलाल चौधरी साहब, आपकी पार्टी का एक वफ्द आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस गया, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। एहसन इकबाल साहब ने कहा कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी पार्टी को आइंदा आने वाले इलेक्शन में? तलाल चौधरी साहब, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानेंगे क्योंकि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया गया है एहसन इकबाल साहब की जानिब से, जिसमें कुछ मिसालें भी उनकी जानिब से दी गई हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह एक सॉफ्टवेयर पिछले इलेक्शन में बैठ गया था और दीगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसके अलावा कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ भी उनकी जानिब से दी गई हैं और ये कहा गया है कि इन हल्का बंदियों के तहत जो है इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होंगे और नून लीग इस पर मुत्तफ़िक है। इन हल्का बंदियों के मुताबिक जब ये तमाम तर मामला इलेक्शन कमीशन देख लेगा तो जब नई हल्का बंदियों के तहत ये लिस्टें जारी कर दी जाएंगी, नई हल्का बंदियाँ कर दी जाएंगी नई मरदमशुमारी के तहत, तो फिर जो है ये मामला 55 दिनों के अंदर इलेक्शन होते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं, यानी फरवरी के अंदर नून लीग को इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइए, एहसन इकबाल साहब ने आज इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन में नून लीग को? देखिए, यकीनन हम तो चाहते थे कि इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल हो, लेकिन कुछ आईनी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शन कुछ लेट हो सकता है। तो हमारी उनसे यही गुजारिश है कि प्रोसेस को तेजी से मुकम्मल किया जाना चाहिए। जो काम 100 दिन में करना है वो 50 दिन में भी हो सकता है और इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और आईनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करें और अपनी जिम्मेदारी तो कि फौरी इलेक्शन जो है वो हर सूरत जल्द अज जल्द होना चाहिए। तलाल साहब, क्योंकि इलेक्शन अब वक्त पर होना अगर फरवरी तक जाता है तो तब तक भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे सेनेट के इलेक्शन है। तो आपको क्या लग रहा है इलेक्शन कब हो जाएंगे और क्या लगता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये जो नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ हैं वो जल्द कर लेगा और फिर फरवरी से पहले भी इलेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, इलेक्शन हमारा ख्याल है कि ये जल्द मुकम्मल हो सकता है ये प्रोसेस, इसलिए कि ये प्रोसेस जरूरी नहीं कि इसको 120 दिन लगे, इससे कम दिनों में भी ये मुकम्मल हो सकता है और ये 2018 में इसी तरह ही कम वक्त में मुकम्मल हुआ था।
तो सेनेट का इलेक्शन तो एक अपनी जगह बहुत अहम है, मगर उससे ज्यादा जरूरी पाकिस्तान को एक नुमाइंदा हुकूमत मिलना है। वो नुमाइंदा हुकूमत मिलेगी, पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इस वक्त वो जुड़ी हुई है पाकिस्तान के इस सियासी इस्तेकाम के साथ, और सियासी इस्तेकाम जो है वो किसी एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन में ही आएगा। सो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, जिसके बाद एक ऐसी क़यादत आए और वो क़यादत आकर इसके जो मुआशी बहरान है जिसमें अभी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे निकला नहीं है, उसको निकाले, और पाकिस्तान का ये हक है आइन के तहत कि 5 साल के लिए एक नई मुंतखब हुकूमत जल्द अज जल्द इसका करे। तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसमें कुछ जल्दी कर सकता है। ये इलेक्शन फरवरी या उससे पहले भी जनवरी में भी हो सकता है। अच्छा तलाल साहब, ये फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन और उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान एक ख़त व किताबत भी जारी है। पहले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने दावत दी उनको और उन्होंने एक जवाबी ख़त भी लिखा। आप क्या राय रखते हैं, आपकी पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब तो कह रहे हैं कि वो आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख वो देंगे इलेक्शन कमीशन के साथ मिल बैठ कर। देखिए, सदर ममलिकत ने सदर का ऑफिस जो है वो उन्होंने टाइगर फोर्स का ऑफिस बनाया हुआ है, और उसमें उन्होंने पहले ही उसे मुतनाज़ कर लिया है। कभी वो इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करवाते हैं, कभी उनको बाजियाब करवाने के लिए गलत तौर पे कवानीन के बारे में प्रेस रिलीज और ट्वीट्स की जाती हैं, और इस तरह ही अपने ऑफिस को वो मुकम्मल तौर पे पीटीआई के हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। एज ए सदर तो उन्होंने एक काम भी नहीं किया, और मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी एक मुतनाज़ आदमी है, और उनका इलेक्शन में अगर इन्वॉल्व किया जाएगा सदर को तो इलेक्शन वक्त से पहले मुतनाज़ होगा। तलाल साहब, ये बताइएगा, क्योंकि पीटीआई के एक वक्त की भी मुलाकात हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, और एक बयानिया वो भी बना रहे हैं कि शायद बाकी जमातें उनकी मकबूलियत की वजह से इलेक्शन से भाग रही हैं, इसलिए इलेक्शन में ताख़ीर की जा रही है। देखिए, इलेक्शन में हमें तो सूट करता है, और इस वक्त हकीकत ये है कि 9 मई के बाद हमारा पंजाब सबसे बड़ा घर है, और वहाँ पर पीटीआई मौजूद ही नहीं, और हमारा मुकाबला ही पीटीआई से था। सो हमें तो इलेक्शन जिस वक्त मर्जी करवा दें, और जल्द अज जल्द होना ही नून लीग को सूट करता है, मगर सिर्फ हमारी सूट करने पर इलेक्शन अगर आईनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है तो नहीं हो सकता। ठीक है, आईन और कानून के मुताबिक नून लीग चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और वो इसमें हिस्सा ले, और पाकिस्तान को मुस्तहक़ के लिए एक इलेक्टेड हुकूमत जो है वही पाकिस्तान के अगले 5 साल के लिए आनी चाहिए, और पाकिस्तान को बेहतर हालात के अंदर लेकर चल सकती है। बिल्कुल ये मौका, जो पूरी सूरत हाल है इसमें एक बहुत अहम ज़रूरत भी है। अच्छा, अगर इस पूरी स्टोरी का टेक अवे हम निकालें ज़ौक़, तो वो ये है कि जनाब नून लीग जल्द इलेक्शन की हामी है। तलाल चौधरी साहब से भी हमारी बात हुई, वो भी ये कह रहे हैं। नून लीगी वफ़द जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आज उनकी मुलाकात हुई, कमीशन की कबल अज़ वक्त इंतखाबी फ़हरिस्तों से माज़रत, सदर के ख़त पर वज़ारत कानून ने गौर शुरू कर दिया है। तो ये पूरी स्टोरी का टेक अवे था जो हमने आपको बताया, समझाया, और हमने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की राय भी इस पे ले ली है। अब जनाब के कायद की वापसी, ये भी एक सवालिया निशान है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। तो इससे मुतालिक लंदन में अहम मुशावरत सितंबर के पहले हफ्ते में अब दोबारा होगी। अहम मीटिंग में मरकजी रहनुमाओं समेत तमाम क़यादत की शिरकत का इम्कान बताया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के अहदेदारान भी इसमें शरीक होंगे। मुशावरती बैठक में नवाज शरीफ की वापसी के प्लान को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। नवाज शरीफ लाहौर में लैंड करेंगे या इस्लामाबाद में, ये भी वो तमाम मामलात हैं जो कि इन पे भी गौर व खौज किया जाएगा। तो अब सितंबर के पहले हफ्ते में ये मुशावरत होने जा रही है, और उसमें ही तमाम तर डिसीजंस लिए जाएंगे कि कब वापसी होगी, कैसे वापसी होगी, किस तरह से इस्तकबाल किया जाएगा, और इसके साथ साथ ये भी कि लाहौर में उन्होंने लैंड करना है या इस्लामाबाद में। ये कहा जा रहा है कि तमाम जो सीनियर लीगी अरकान हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। सितंबर के पहले हफ्ते में ये अहम मुशावरती इजलास होगा। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मोहम्मद आदिल, बताइएगा, पहले कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं, फिर कहा जा रहा था कि अगर इलेक्शंस फरवरी तक जाएंगे तो उसके करीब करीब आएंगे, लेकिन अब सितंबर के पहले हफ्ते में मुशावरत होने जा रही है, उसमें फैसला होगा। जी बिल्कुल, अब एक जो इब्तदाई मुशावरत हो चुकी है, जो साबिक वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जो फैमिली के बाकी लोग थे वो इस मशावरत में हुए हैं। तो ये इब्तदाई डेट जो फरवरी को फोकस करके जो अब तक सामने आई है वो 15 अक्टूबर की डेट है कि 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ जो है वापस आने के ख्वाहिशमंद है और उस पर जो है पार्टी से मशावरत जारी है और सितंबर में इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। अब चूँकि इस चीज़ का तो अंदाज़ा पहले से है, पार्टी जो है वो जो आला अदलिया में एक जो बड़ी तब्दीली होने जा रही है उसकी वजह से रिस्क नहीं ले रही थी सितंबर में आने का नवाज शरीफ की। तो अब नवाज शरीफ की जो अक्टूबर में आने का मामला है वो उसको भी इस चीज़ को मद्देनज़र रख के किया गया है कि अक्टूबर के बाद, चूँकि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनको पहले अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, फिर अदालती कार्रवाई में उनको जब भी रिलीफ मिलेगा उसके बाद वो जो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन है उसमें हिस्सा लेंगे। तो दूसरी चीज़ जो है वो वेदर है, मौसम है। तो मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ अदालती प्रोसेस में जो अक्टूबर का जो आखिरी 2 हफ्ते हैं, इम्कान उनका यही है कि आखिरी 2 हफ्तों में मुस्लिम लीग नून के कायद जो है वो अदालती प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद नवंबर में जो है मुस्लिम लीग नून बाज़ाब्ता तौर पर जो है अपनी इंतखाबी कैंपेन जो है वो शुरू करेगी। इसके लिए उनका ख्याल है कि अक्टूबर में चूँकि मौसम गर्म होगा तो जल्द से बड़े करना चाहते हैं, तो नवंबर के अंदर बड़े जल्द से करना चाह रहे हैं। मोहम्मद आदिल साहब, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो आमद है वो इंतखाबात से खासी मशरूत नज़र आती है, क्योंकि जब भी उनकी वापसी की बात हुई तो मरीम नवाज़ की जानिब से भी यही कहा गया और नून लीगी रहनुमा भी यही कहते थे कि वो आएंगे और कैंपेन को लीड करेंगे इंतखाबात के हवाले से। तो यकीनन फिर इंतखाबात के हवाले से भी नून लीग खासी सीरियस नज़र आ रही है और उनकी आमद की जो टाइमिंग्स हैं वो इस लिहाज से बड़ी रिलेट करेंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून की टोटल जो इलेक्शन की कैंपेन है वो नवाज शरीफ पर डिपेंडेंट है। वो चाहते हैं कि उनके कायद जो है वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएँ और यहाँ पर जितनी भी कैंपेन है उसका हिस्सा बने। इस दौरान जो है वो चूँकि जो मरीम नवाज़ हैं वो पार्टी की तंजीमें नौ में लगी हुई हैं, इसीलिए लगी हुई हैं कि जब नवाज शरीफ आएँ तो एक बड़े इज्तिमा की शक्ल में जो है उनका इस्तकबाल किया जाए। और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है सिंध को फोकस किया हुआ है, सिंध और ख़ासकर कराची में काफ़ी लोगों की शमूलियत का इम्कान है जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के मौके पर होना है। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून का सारा दारोमदार नवाज शरीफ की वतन वापसी पे है और उनकी जो अदालती प्रोसेस है, इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन में भी जो मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात हुई, मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। एक तो जो पीछे जो 16 माह की हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उसके अंदर जो महंगाई हुई है उसका सारा बोझ जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को उठाना पड़ा था। तो एक तो लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, मुस्लिम लीग नून को भी स्पेस मिल जाएगी और उनके लिए जो है फरवरी में जो इलेक्शन लड़ना आसान हो जाएगा। सियासी सूरत हाल और सियासी हिजान बपा है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि जो मरीम नवाज़ हैं वो इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही। गो के उनकी जानिब से कभी कभार कोई ट्वीट सामने आ जाता है, कोई रद्द अमल दे देती हैं, लेकिन हो क्या रहा है, क्या तैयारी हो रही है? तूफान से पहले की खामोशी है क्या? नहीं, तूफान से पहले खामोशी नहीं। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो इस टाइम पूरी पार्टी की, चूँकि वो ऑर्गेनाइज़र सारे मामलात उनके पास हैं जो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने के, तो इस वक्त वो पूरे मुल्क में जो मुस्लिम लीग नून है उसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। अच्छा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ लेके आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उनकी CCI, आज उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हो रहा है जिसमें कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी जो है वो 90 डेज में इलेक्शन कराने का मुतालबा करे और हो सकता है कि वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाए। तो ऐसे मौके पर बाद भी हम आपसे यकीनन राब्ता करेंगे और पूरी सुरक्षा कि कब वो वापस आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक और अहम मामला, पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास अभी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत कर रहे हैं। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। आम इंतखाबात के बरवक्त इनाकाद, इंतखाबी शेड्यूल और हल्का बंदियों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि इस इजलास की एक अहम बात यह है कि एतजाज़ एहसन साहब भी इस इजलास के अंदर मौजूद हैं और कोरोना के बाद ये पहला इजलास है जिसमें तमाम लोग वर्चुअल नहीं बल्कि फ़िज़िकल तौर पर वहाँ पर इजलास के अंदर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की ये जो है इजलास और इसमें हल्का बंदी और इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से बात की जा रही है। नुमाइंदा कराची नजीब नाइज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं इजलास की।
नजीब बताइएगा, आज पीपल्स पार्टी का ये इजलास हो रहा है, किन अमूर पर गुफ्तगू हो रही है और कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, सीईसी का अहम इजलास पीपल्स पार्टी का इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्तरका सदारत में और अहम फैसले इस इजलास में किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से 90 दिन के इलेक्शन के कराने के हवाले से पीपल्स पार्टी ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर के पास एक वफद भी भेजा जाएगा ताकि इस हवाले से मज़ीद जो है अपना पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन तक वो पहुँचा सके कि 90 दिन में ही इलेक्शन हो पाएँ। उसके अलावा मुल्क की तमाम तर सियासी सूरत-ए-हाल और ख़ास तौर माशी सूरत-ए-हाल पर भी इस वक्त गौर किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी की जानिब से आइंदा इलेक्शन के हवाले से लाएमल पर भी इस वक्त बातचीत जारी है। सबसे अहम बात जो है पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ पर एक साथ तमाम लीडरान जो है मुत्तफ़िक़ हो गए हैं कि 90 दिन में ही इलेक्शन कराए जाएँ और इस हवाले से मज़ीद जो आइंदा का लाएमल भी अच्छा नजीब, ये बताइएगा 29 तारीख को एक वफ्द जाएगा पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, उस हवाले से भी नाम फाइनल किए जाएंगे? जी इस वक्त तक अब तक नाम बताया नहीं गई, लेकिन अहम क़यादत जो है उनके रहनुमा इस इजलास में शरीक होंगे और इस इजलास में एक मौक़िफ़ अपनाया जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इलेक्शन जो है 90 दिन में ही कराए जाएँ और इस हवाले से मुख्तलिफ जो रहनुमा है वो दीगर जो हुकाम हैं निगरान हुकूमत के उनसे भी मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, अहम इजलास हो रहा है पीपल्स पार्टी के आइंदा आने वाली हिकमत अमली के गौर किया जा रहा है। नजीब नाइज हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे और पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है ये भी अभी कुछ देर बाद जैसे ही इजलास ख़त्म होगा वो हमारे सामने आ यकीनन वो सामने आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, सियासी सूरत हाल तो आपने जान ली, सिपा सालार की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करे। सिपा सालार से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 38 तलबा ने मुलाकात की है और इसके साथ साथ इलाकाई सलामती के मसाइल, खत्े में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया है और आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत किरदार अदा कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट्स थे जिनको ब्रीफ किया गया है सिपा सालार की जानिब से। सही है। सियासी जो मंजरनामा है वो हमारा पीछा ही करेगा। सियासी जो सवालात हैं वो भी जू के तू हैं जिनके जवाब हमने ढूंढने और फिर अपने नाज़रीन को बताने हैं। तो एक और सियासी सवाल ये है कि चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में सज़ा मौतनी के खिलाफ जो दरख्वास्त हुई थी उसमें आज क्या हुआ है। तो जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने ये समाअत की है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ इसमें पेश नहीं हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे, हम केस को पीर तक मुलतवी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पीर को अब अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ कोसा ने कहा कि एक शख्स 20 रोज से जेल में है, अब मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे। आपने जो करना है करें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस समाअत को पीर तक अब मुलतवी कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस समाअत के हवाले से आपको ये बताएं कि आज पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने रोस्टम भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कब तक ये इस तरह चेयरमैन पीटीआई को कैद रखा जाएगा। अब एक और बात कर लेते हैं चेयरमैन पीटीआई के हवाले से ही। ये खबर जो है पीएनएन ने कल अपने नाज़रीन को बता दी थी। जेआईटी की तफ्तीश 5 रुकनी टीम की 9 मई के वाक़यात के हवाले से चेयरमैन पीटीआई से पूछगछ। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान कीशपर की सरबराही में 5 रुकनी टीम अटक जेल पहुंची। इंसदाद दहशत अदालत की तरफ से इजाज़त मिलने पर तफ्तीश शुरू की गई है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। इस मामले के हवाले से भी ये तफ्तीश का सिलसिला भी आज शुरू हुआ। 5 रुकनी टीम वहाँ पर गई, उनकी जानिब से वहाँ पर कुछ सवालात किए गए, कुछ जवाबात उनसे तलब किए गए। और तोशाखाना केस की अगर हम बात करें तो उसमें ये भी एक डेवलपमेंट है कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए बयान हल्फी में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जेल में चेयरमैन पीटीआई
पीटीआई की जिंदगी को संगीन खतरात हैं। मुश्किलात के बायस शौहर से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, जिद्दोजहद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए पुरअज़्म हैं। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई की सेहत ख़राब हो रही है और दौरान कैद चेयरमैन पीटीआई का वज़न भी कम हो गया है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत ज़िंदगी के लिए संगीन खतरा है। तो ये बयान हल्फी जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से, वो कह रही हैं कि जेल में चेयरमैन पीटीआई की सेहत ख़राब होती जा रही है। इसके बाद साइफर केस की तहकीकात में भी एक पेशरफ्त हुई है। वो बिल्कुल ऐसे ही है और इस पेशरफ्त के हवाले से तहकीकात में ये नई पेशरफ्त सामने आई है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत लाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर की 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जिस्मानी रिमांड का फैसला ये सुनाया है। इसमें भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और इस पेशरफ्त को मद्देनज़र रखते हुए आज ये फैसला भी किया गया है। जज अबुल हसनात की जानिब से जिस्मानी रिमांड का फैसला सुनाया गया है। ठीक है, ये तो साइफर केस से मुताल्लिक बात थी। तोशाखाना केस जिसकी आज समाअत भी हुई है, इससे मुताल्लिक हम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए बैरिस्टर हसनैन साहब से रहनुमाई ले लेते हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज 10 मिनट के लिए ये समाअत हुई है और इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया है वो गलत किया है। अब पीर के रोज़ इसकी दोबारा समाअत होने जा रही है। कानून क्या कहता है? क्या कोई रिलीफ की सूरत नज़र आ रही है? अगला हफ्ता यानी जो पीर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है इस केस के हवाले से? जी ऑफ कोर्स केस के हवाले से अगला हफ्ता तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब 3 सालों की सजा मिलती है तो 2 चीजें देखने की है। एक अपील है और एक उसकी सस्पेंशन है, सजा की सस्पेंशन। अभी हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी अपील के मेरिट नहीं जाया जा रहा। सस्पेंशन ये होती है कि जो सजा है जितनी काट ली क्योंकि उनकी एज फैक्टर है, वैसे भी 3 सालों का स्टैट्यूटरी पीरियड है, तो वो जो सजा है वो खत्म करके उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन वो कॉन्विक्ट रहेंगे, उनकी कन्विक्शन पे इससे फर्क नहीं आएगा। तो आज जो ACP के जो वकील थे उनकी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से मंडे के लिए ये केस क्या है। और बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन वो अपील के फैसले के बाद देखा जाएंगे। एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन वो चीज़ें जो है डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस वो नहीं की जाएगी। ठीक है, तो बैरिस्टर साहब, पीर के रोज़ आपको क्या लगता है कि सस्पेंशन हो सकती है, रिलीफ मिल सकता है चेयरमैन PTI को? जी, सस्पेंशन तो 3 साल से नीचे जब किसी भी मुकदमा में सजा हो तो वो मिल जाती है, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन बात यह है कि क्या वो पीर को रिहा होंगे या नहीं होंगे, दैट इज अ क्वेश्चन टू बी लुक्ड इनटू। मेरे ख्याल में, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि बाकी मुकदमात के अंदर जिस तरह उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, साइफर है और शायद आज भी जो उनके पास एक टीम गई है, तो रिहा होने वाला पार्ट इज डूबियस, लेकिन सस्पेंशन इसमें हाँ मिल जाएगी। ठीक है, और सर जो दीगर केसेस है जिनका आपने जिक्र किया, अगर यहाँ से सस्पेंशन मिल भी जाती है तो क्या आपको लगता है कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी या दीगर केसेस में गिरफ्तारी? जी, जो दीगर केसेस हैं उन पे क्योंकि गिरफ्तारी डल गई भी है, तो तरीका ऐसा होता है कि जिस तरह अगर आपकी एक केस में सस्पेंशन या बेल हो जाए तो अगली जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है वो आपको रिमांड के लिए ले जाती है, वंस वो अपनी गिरफ्तारी डाल ले। तो मेरे ख्याल में उनको अगली इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो रिमांड के लिए ले जाएगी, उसके लिए उनको फिर बेल अप्लाई। ठीक है सर, यही हम देख रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के केस में भी हो रहा है कि अगर एक केस में रिहाई मिलती है तो दूसरे केस में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, मौजूद थे, माहिर कानून थे और हमें कानूनी तौर पर इस केस से मुतालिक बता रहे थे। पीर यानी खासा अहमियत का हामिल है। देखना यह है कि अगर इस केस में सस्पेंशन मिल भी जाती है तो जो दीगर केसेस हैं उनका भी चेयरमैन PTI को सामना है, तो मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। पीर इस हवाले से खास है। लेकिन आज की समाअत के बाद समाअत हुई, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में लतीफ़ खोसा साहब जो है वो दीगर वकला के हमरा वहाँ पर 40 मिनट तक अंदर रहे, वो उसके अंदर फंसे रहे। 19 अफराद, बिल्कुल 19 अफराद जो है वो उसके अंदर मौजूद रहे हैं और 40 मिनट के बाद वो वहाँ से बाहर निकले हैं। दरवाज़ा तोड़कर उनको बाहर निकाला गया है। लिफ्ट से बाहर आने के बाद लतीफ़ खोसा तैश में आ गए और कहा कि अगर मैं मर भी जाता तो ये काला कोट जिंदा रहता, हमें कानून की बालादस्ती चाहिए। वकला तहरीक चलाने का भी उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। साजिश हुई है मेरे खिलाफ, बिल्कुल ऐसे, और इस साजिश पे वो खासे बरहम भी नजर आए, गुस्से में भी नजर आए। वाहिद से सरोकार नहीं है, हमें मुल्क की अजमत चाहिए, हमें आइन की बहाली चाहिए,
हमें कानून की बालादस्ती चाहिए, हमें अदलिया को आज़ाद देखना है और आज़ाद फैसले करें और इंशाअल्लाह हम वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं। लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू आपने जानी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिफ्ट वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इजहार तशवीश भी सामने आया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और मुतल्लिक सही है। अभी हम बात करते हैं निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहमद चीमा की, जिनको नैब से रिलीफ मिल गया है। नैब ने आहत चीमा की ज़मानत मनसूखी की अपील वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए हैं कि नैब ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 घंटे बिठाए रखा, बाद में कहा फिर आना। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया, जिससे ये खुद साबित कर रहा है जो कुछ नैब करता रहा है इसकी जिम्मेदारी किसी पे तो डालना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि नैब में प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम है, मकसद सिर्फ सियासत है। तो उनकी जानिब से कहा गया है आहत चीमा, जिनको नैब की जानिब से रिलीफ मिल गया है। बिल्कुल, और कुछ मजीद अहम खबरें भी शामिल पर आवाम के सब्र का पैमाना जवेरिया अब लबरेज हो गया है। शहर शहर मुजाहरों का सिलसिला जारी है। बिजली के इजाफी बिलों पर शहरियों ने एहतजाजन बिल भी जला दिए हैं। जी हाँ, आवाम जो है वो अब बिल्कुल उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। शहर शहर एहतजाज किया जा रहा है और दुहाई दी जा रही है कि ये जो इजाफा है बिलों में, खुदारा इनको अब कंट्रोल किया जाए। इवन जो ऑलरेडी बिल आ चुके हैं उसको भी पे करना उनके लिए खासा मुश्किल हो गया है। आवाम के मुजाहरे आपने देख लिए और जो एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबात भी आपने सुन लिए। मईशत की सूरत हाल पर बात करने के लिए ज़फ़र मोतीवाला साहब माहिर मौशात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपके वक्त का। ज़फ़र साहब, मईशत की जो बिगड़ती सूरत हाल है सर, डॉलर की प्राइस में इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर कम हो रही है, बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और महंगाई तो बस छोड़ ही दें, अवाम सरापा एहतजाज है। सर, कोई सूरत नज़र आ रही है मईशत की बेहतरी की आपको? देखिए, सूरत नजर तो आ रही है, लेकिन जिस स्पीड से ये समझ रहे हैं कि टर्न अराउंड होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा ना 2024 में भी नजर नहीं आ रहा है। अब ये है कि ये मुश्किलात 2-3 महीने, या ये जो कल हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता कह रहे थे कि भाई 2-3 महीने में डॉक्टर शमशाद संभाल लेंगी, उनका PhD बाहर से हुआ है, तो IMF से पहले भी निगोशिएट कर चुकी हैं। ऐसा वो होने का मुश्किल है, क्योंकि IMF ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी के भाव हैं, फ्यूल के हैं, अपना महंगाई का तूफान जो चल रहा है, ये IMF के एग्रीमेंट्स के साथ ही हमको करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर सब माहिर जो थे, सब स्पेशलिस्ट प्री बजट के हम सब चैनलों पर होते थे, तो हम एक ही बात कहते थे कि IMF के पास जाओ, IMF के पास जाओ। IMF के पास जाने से, डिफॉल्ट से तो हम बच गए हैं, लेकिन फिर IMF की जो शराइत है वो इतनी सख्त है कि गवर्नमेंट चाहे भी तो भी ये सब्सिडी ना इलेक्ट्रिसिटी पर दे सकेगी, ना नीचे ऑयल प्राइसेस ला सकेगी, ना इंटरेस्ट रेट कम कर सकेगी, ना डॉलर की तेज तरीन उड़ान को रोक सकेगी। ठीक है, तो सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि IMF की शराइत के बाइस ये महंगाई हो रही है और 2024 में भी आपको नहीं लग रहा कि ये मईशत संभलती में नज़र आएगी, तो ऐसे में सर क्या इक़दामात हैं जो कि उठाने चाहिए? चलें कमी ना आए लेकिन कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। यही सब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में जो लोग ये ऑप्टिमिस्ट बहुत ज्यादा हैं कि भाई डॉलर 240-50 हो जाएगा, हम सब यही कह रहे हैं कि डॉलर 300 के नीचे आकर कहीं रुक जाए तो भी गनीमत समझें। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाई एंड पर अगर इन्होंने 100 बेसिस पॉइंट और बढ़ाकर फिर नीचे करके 23-22 पर ले आए तो गनीमत समझे, सिंगल डिजिट भूल जाए। और अगर फ्यूल प्राइसेस यहीं रह गए और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस इससे थोड़े से नीचे कर दे तो भी यही उम्मीद की जा रही है कि थोड़े से प्राइसेस नीचे कर दें। और जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे कि IMF के पास जाने से तो डिफ़ॉल्ट से बच गया है, लेकिन हर शहरी जो है वो डिफ़ॉल्ट होता नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोतीवाला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और मईशत के हवाले से हमें बता रहे थे कि अभी पॉजिटिविटी तो कोई नज़र नहीं आ रही है। 2024 तक सूरत हाल यही रहेगी और आवाम जो है उसको ये पूरी सूरत हाल बर्दाश्त बिल्कुल ऐसे है। और महंगाई से लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, परेशान भी हैं। लेकिन दूसरी जानिब सानिया जड़ेवाला की तहकीकात के हवाले से बात करें तो पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया में कोऑर्डिनेशन ना होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस की इंतहाई कम तादाद मुजाहिरीन को रोकने के लिए भेजी गई। जड़ावाला पुलिस फैसलाबाद से ताज़ा दम दस्तों का इंतज़ार करती रही। महदूद ऑपरेशन के बाद सूरत हाल संगीन हो गई।
मेंबर कमेटी उस्मान खालिद का कहना है कि सानिया जड़ावाला की तहकीकाती कमेटी कल काम मुकम्मल कर लेगी, तहकीकात के अलावा अपनी सिफारिशात भी देंगे। सानिया जड़ावाला के हवाले से ये कमेटी बनाई गई और मेंबर कमेटी की जानिब से एक बयान सामने आया है जिस हवाले से आगाह किया जा रहा है। ठीक है, अब कल अपनी ये रिपोर्ट मुकम्मल कर लेगी कमेटी और उसके बाद ही रिजल्ट सामने आएंगे। राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। राना वहीद, अब तक की तहकीकात में मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है? ये तहकीकाती कमेटी ने जो है अपना काम उनका जो हतमी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुका है और उन्होंने वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं और जो वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन थी इसका फुकदान जो है वो सामने आया है। चूँकि मैं खुद जो है वो जड़ावाला का वहाँ पे जाए वकूआ पे जाकर देखा है और वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी कि जब सुबह के वक्त ये वाक़या हुआ तो उस वक्त जो है वो जो वहाँ की मुकामी पुलिस थी, मुकामी SHO था, उसकी जानिब से ये रेक्विजिशन मूव की गई इस्लामाबाद जो फैसलाबाद पुलिस को, लेकिन वो पुलिस जो है वो ताखीर से वहाँ से ताज़ा दम दस्ते आए। तकरीबन 8 बजे के करीब लोगों ने जो है लाउड स्पीकर के थ्रू ऐलानात करने शुरू कर दिए थे। जो मोब था वो इकट्ठा होना शुरू हो गया था और बर वक्त जो है एक दिन पहले जो है इसकी जो ज़िला इंतज़ामिया के कुछ अफसरान की जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हुई, जिसके बायस जो मुकामी पुलिस थी और मुकामी ज़िला इंतज़ामिया थी उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी। चूँकि नए लोग जो हैं ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर तैनात हुए थे और जो सुबह के टाइम आपको पता है कि बहुत सारे इब्तदाई तौर पे जो लैक सामने आ रहा है वो कोऑर्डिनेशन का लैक है और अभी तो रिपोर्ट मुकम्मल होनी है। जब रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी तो फिर देखना है कि मज़ीद क्या इंकशाफात भी सामने आते हैं। राना वहीद, आप हमें बता रहे थे जड़ावाला के हवाले से जो कमेटी कायम हुई है उसने अब तक की फाइंडिंग्स में क्या चीज़ें और क्या पेशरफ्त जो है वो सामने वो लेके आए हैं। बहुत करने के लिए जड़ावाला वाक़या जिसकी तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है, कोऑर्डिनेशन ना होने का इंकशाफ सामने आया है और अब ये देखना है कि जब ये रिपोर्ट मुकम्मल कर लेगी कमेटी तो उसमें मजीद क्या इंकशाफ और ये रिपोर्ट जो है ये मदद भी फराहम करेगी ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। अब बात कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका ये प्लान, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसकी वजह से शहर कराची में जराइम की तादाद में रोज़ बरोज़ हर साल इजाफा हो रहा है और वो जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट है या क्रिमिनल की मैनेजमेंट है वो हम नहीं कर पा रहे। देखिए, कराची के 112 थाने हैं, कराची के 32,000 से ज़ायद की पुलिस फोर्स है, लेकिन एक्चुअल पुलिस फोर्स जो 112 थाने और 6 चौकियों में होती है वो 6-7 हज़ार से ज़ायद नहीं होती। इसका वाहिद हल यही है कि कराची शहर को डिजिटलाइज किया जाता, ई पुलिसिंग की जाती और तमाम जराइम को जो है वो एक जगह से मॉनिटर किया जाता। इसके बैकअप यूनिट्स होते और वो बैकअप यूनिट जो है वो जाकर किसी भी तरीके से उन जराइम को जो है वो रोकने में मददगार साबित होते। लेकिन ये जो एक ख्वाब था वो अभी तक ना इम्प्लीमेंट हुआ है। अहमद साहब, मुख्तसरन बताइएगा ये क्यों नहीं हो पाया, किसने रोका इसको होने से? देखिए, आखिरी इत्तलात ये है कि जी बहुत सारी जगहों पे जो है वो सारा कैमरा मैनेजमेंट का जो है वो प्लानिंग हो गई है। ये सिर्फ अब जो है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है और वो बहुत जल्द हो जाएगा और ये बातें हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। इसके बजट भी जो है वो मुतवातिर बजट में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के साथ पास हो जाते हैं, लेकिन इस पर अब तक वाज़ेह तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये जब तक नहीं होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराची शहर जो है वो इन मसाइब का शिकार रहेगा, इसलिए कि क्रिमिनल्स को जो है वो फियर ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ हमारे पास नहीं है और फिर फियर ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान ने ये मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत लिया। चौधरी अशरफ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस सीरीज़ में आखिरी मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड स्टैंडिंग क्या रहेगी। चौधरी अशरफ साहब, बताइएगा कल के मैच के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा और कुछ बताइएगा कि अगर तीसरा मैच भी पाकिस्तान जीत जाता है तो नंबर 1 हो जाएगा फिर? जी बिल्कुल, जो कल जो खेला गया मैच है उसमें नसीम शाह एक मरतबा फिर अफगानिस्तान टीम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए हैं। जिस तरह उन्होंने एशिया कप में 2 छक्के लगाए थे फजल हक फारूकी को और आज जो दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज़ है उसमें उन्होंने 2 चौके लगातार लगा के पाकिस्तान टीम को फतह से हमकिनार किया। जहाँ तक आपने पूछा कि पाकिस्तान नंबर 1 बन जाएगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और का नंबर 1 के दरमियान फ़र्क बहुत मामूली है और पाकिस्तान अगर तीसरा मैच भी जीत जाता है जो कि कोलंबो में खेला जाएगा कल दिन 2:30 बजे, अगर पाकिस्तान टीम ये मैच जीत जाती है तो पाकिस्तान ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 यानी कल का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना जरूरी है। सीरीज तो पाकिस्तान जीत चुका है। बहुत शुक्रिया चौधरी। इसी अच्छी खबर के साथ हमारे न्यूज़ रूम का टाइम भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह निगहबान।